रविशंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं कोरोना और हम लोग में, जो स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म के एल्यूमनाइज और स्पोर्ट्स मीडिया का संयुक्त प्रयास है नकारात्मकता में सकारात्मकता लाने। इसी सिलसिले में आज का विषय है रेडियो इन दिनों, जिसमें आज के वार्ताकार हैं आरजे खुर्शीद आलम। रेडियो जॉकी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले खुर्शीद आलम वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आप ऑल इंडिया रेडियो और नवभारत टाइम्स के गोल्डन वॉइस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हुए हैं और नवभारत गोल्ड के प्रसारण में भी सहायता करते हैं। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज को आवाज दी है और नेशनल ज्योग्राफी में भी वॉइस ओवर किया है। आपकी एक पुस्तक रेडियो प्रसारण और प्रसारण तकनीक काव्या पब्लिकेशन में प्रकाशन हुई है। सर मैं रविशंकर सिंह आपका अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूँ। और जैसा आज और किस तरह की मैं आपको बताऊं कि मैं जो चैनल से जुड़ा हुआ हूँ वो है FM रेडियो, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का चैनल है। और इसके अलावा मैं जुड़ा हुआ हूँ ज्ञानवाणी FM से, जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी के तहत EMPC सेंटर से चलता है, मैदानगढ़ी दिल्ली से। तो ज्ञानवाणी के बहुत सारे स्टेशन हैं, एक दिल्ली में बल्कि बाहर भी हैं। और ऑल इंडिया रेडियो आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के अलग अलग जगह चैनल्स हैं और FM रेडियो दिल्ली पर है। इन दिनों रेडियो पर क्या चल रहा है? देखिए, पिछले साल जब ये कोरोना महामारी आई और आज तक हम त्रस्त हैं, उस दौरान क्योंकि बीच में काफी लोग को दिक्कतें आई स्टूडियो पहुंचने के लिए, तो उस दौरान हमने कुछ रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चलाए वहां पर, और घर से कुछ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके हमने अपने रेडियो स्टेशन भेजे और वहां से वो ऑनलाइन किए गए। उस दौरान पिछले दौरान अपनी बातें जो कोरोना की चल रही थी उस दौरान, या किस तरह से उपचार बचाव करना, इन सारी चीजों पर ध्यान शुरुआत से बहुत सारे प्रोमो हमने घर से बैठकर बनाए, घर से बनाकर स्टूडियो भी रहे हैं और फिर वहाँ से प्ले हो रहा है और स्टूडियो भी जा रहा है। उस दौरान मुझे कभी जरूरत पड़ी तो और वहाँ से लोगों को जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन आया है ये पता नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब ये कोरोना आया था तो उस दौरान PM मोदी जी ने भी कुछ रेडियो जॉकीज से बात की थी कि किस तरह से हम लोगों को जागरूक कर सके, ये जो गलतफहमियां जो कोरोना को लेकर है इसको कैसे रोका जा सके, इस पर भी चर्चा हुई थी। जब PM मोदी ने सारे रेडियो जॉकीज को मिलकर वो बातचीत की थी, तो वहीं से हमें गाइडलाइंस मिली कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंचानी है, क्योंकि रेडियो हमेशा एक ऐसा माध्यम रहा है जो संकट की स्थिति में आसानी से ढल जाता है। और रेडियो क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते हैं कि जहां तक टेलीविज़न नहीं पहुंचता या कोई प्रिंट मीडियम नहीं पहुंचता है, वहाँ रेडियो आसानी से पहुंच जाता है। और जिसको जानते हुए PM मोदी जी भी अपने मन की बात रेडियो के माध्यम से करते हैं, वो इसलिए कि जन जन तक उनकी आवाज जाए। रेडियो स्टेशनों को घर से काम करने वाले पेशेवरों के लिए बड़े एक अनुकूल स्थिति बनाई गई, क्योंकि उस दौरान सब घर पर थे और सब घर पर होने की वजह से जो रेडियो स्टूडियो की या रेडियो स्टेशन की जो प्लेलिस्ट थी जो रोजाना की, उसमें बदलाव करने पड़े हमें, क्योंकि लोग अब घर में हैं और घर में उन्हें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। क्योंकि जब हम नॉर्मल डेज थे तो सुबह ऑफिस के लिए निकल गए और शाम को फिर आ रहे हैं तो रास्ते में सुन रहे हैं हम उस रेडियो को। लेकिन अब क्योंकि घर पे हैं तो घर पे उस अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्यून शीट चेंजेस करनी पड़े।
कुछ नए प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमने चेंज किया और लोगों तक अपनी बातें पहुँचाई। और सबसे बड़ी बात कि जो गलतफ़हमियाँ फैल रही थी, उनको रेडियो के माध्यम से हमने चीज़ें की और स्टूडियो में एक्सपर्ट्स बुलाए, डॉक्टर्स बुलाए, जिनसे हमने बातचीत की और ये सारी चीज़ें। और मुश्किल स्थिति में मैं कहूँगा कि जब मैं रेडियो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, तो हमारे ज्ञानवाणी स्टेशन पे क्योंकि एजुकेशनल स्टेशन है, तो वहाँ पर सिर्फ 5 या 6 आरजे हम काम कर रहे थे, जबकि वहाँ पर काफ़ी लोग थे क्योंकि सभी पहुँच नहीं पा रहे थे, तो 5-6 लोग ही उसको देख रहे थे। क्योंकि कम लोग थे तो फिर टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाना पड़ा और इसी के साथ आज भी वो आप तक पहुँचा रहे हैं प्रोग्राम और आज भी कुछ जागरूकता प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी भी वही स्थिति बनी हुई है और अब ज़्यादा स्थिति पहले के मुकाबले भयावह भी हो गई है, डर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से हमें बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर कोई मुझसे कुछ और पूछना चाहे तो मैं बताऊंगा। जी रवि। खुर्शीद, हम ये जानना चाहेंगे, एक 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 खुर्शीद बचपन से जब वो यात्रा करता है तो उसके सामने कौन कौन से उसके दृश्य उसकी आंखों के सामने खुलते हैं? यानी बचपन में तो बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं ना कि ये बनना है, ये बनना है। बच्चा हर जगह जिससे प्रभावित हो तो वही बनना होता है। तो जब आंखों के सामने जो तमाम सपने खुले, उन तमाम सपनों में से ये एक सपना है कि जो यात्रा है यहाँ तक पहुँचने की, इसको हमसे शेयर कीजिए। चलिए, मैं उसी चीज़ को बताने वाला था और मैं बताऊं कि रेडियो एक शुरू से ही मैं कहूँ कि जब तक मुझे पता भी नहीं था कि रेडियो क्या होता है, रेडियो सेट हमारे घर में हुआ करता था, उसे सुनता था, बड़ा अच्छा लगता था। आवाज़ कहाँ से आती है, ये जागरूकता, ये जिज्ञासा बड़ी रहती थी कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। खैर वो चीज़ें चलती रही और पढ़ाई चलती रही। मैं ग्रेजुएशन में आया और ग्रेजुएशन में मैंने हिंदी माध्यम यानी हिंदी ऑनर्स एक सब्जेक्ट किया। हिंदी ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन कॉलेज से थी और उसी में मुझे फाइनल ईयर में एक ऑप्शन मिला था हिंदी पत्रकारिता पढ़ने का, हिंदी ऑनर्स के एरिया में। तो हिंदी पत्रकारिता पढ़ने का मुझे जब अवसर मिला और उसमें मुझे पता चला कि यहाँ रेडियो भी है, टीवी भी है और समाचार पत्र भी है, लेकिन मेरा रुझान शुरू से रेडियो की तरफ रहा था। रेडियो में एक जिज्ञासा थी कि रेडियो पे आवाज़ कैसे आती है या कैसे लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है, तो एक जिज्ञासा थी। तो वहाँ मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर ये रेडियो में अगर गाना है तो किस तरह से गाया जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आकाशवाणी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आकाशवाणी में एक युवाणी कार्यक्रम, युवाणी चैनल है, वहाँ पर नए बच्चे अपना अपना कोई प्रोग्राम वहाँ से पेश करते हैं। तो पता चला कि आकाशवाणी दिल्ली सिटी में है और हम वहाँ पहुँच गए। मैं बताऊँ, वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि रिसेप्शन दी कि आप अपना नाम एंट्री कर दीजिए और जब ऑडिशन होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। मैंने वहाँ ऑडिशन के लिए एंट्री कर दी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि अब वहाँ होना क्या है। सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा पढ़ा था कि रेडियो होता है, रेडियो पे नए बच्चे तो कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। तो जब मैं एंट्री करके आया तो उन्होंने बताया कि वहाँ हमारा एक युवाणी चैनल है, उसे सुनिएगा और उसी तरह का आपका एक ऑडिशन होगा। तो मैंने वो सुना, ऑडिशन डेट आई, ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद ऑडिशन में क्या उन्होंने खुद कहा था कि एक अपनी तरफ से कोई स्क्रिप्ट लिख दीजिएगा गाने की और 4-5 गानों की स्क्रिप्ट होगी, आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना है। पहली बार था तो मैं वहाँ ऑडिशन देने गया और क्योंकि हेजिटेशन भी थी, पता नहीं था किस तरह से बोलना है, क्या है। तो पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं खुर्शीद, अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है, आप सही नहीं बोल पाए। तो मैं निराश नहीं हुआ, मुझे पता था कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे पता चल गई थी अंदर जाकर कि किस तरह से अब ऑडिशन होता है और लोग क्या पूछते हैं। फिर मैंने अगली बार उन्होंने कहा कि अब 3 महीने बाद आप फिर ट्राई कीजिएगा इसमें। तो मैंने फिर ट्राई किया और फिर वहाँ मुझे युवाणी के लिए प्रोग्राम मिल गया, वहाँ ऑडिशन क्लियर हुआ, प्रोग्राम मिल गया। दैन प्रोग्राम मिलने के बाद मैं आपको बताऊँ कि उसी दौरान क्योंकि युवाणी में एक ही प्रोग्राम होता है, फिर उसमें मनभावन कार्यक्रम होता है, मनभावन कार्यक्रम के लिए आप अप्लाई करें, फिर आप एक
और प्रोग्राम करते हैं। लेकिन उस दौरान वहाँ पर अनाउंसर्स के फॉर्म निकल गए थे। एक अनाउंसर्स होता है जो 4-5 घंटे प्रोग्राम्स को अनाउंस करता है, तो वो अनाउंसर्स के फॉर्म भरे मैंने। अनाउंसर्स का फॉर्म भरने के बाद उसका ऑडिशन हुआ, ऑडिशन होने के बाद एक इंटरव्यू हुआ, देन उसमें मेरा क्लियर हो गया और मैं वहाँ युवाणी चैनल पर, लेकिन ऑल इंडिया करी जाती है क्योंकि यहाँ पे पूरी स्क्रिप्टिंग पहले आपको लिखकर अपने टेक्स्ट को भी शो करनी होती है कि आप क्या अपने प्रोग्राम में ले रहे हैं। मैं 1 घंटे का शो करता हूँ, अगर तो पूरे 1 घंटे के शो में मुझे बताना होता है कि किस कट में मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ लेने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग इंडिया सुबह एक प्रोग्राम होता है, सुबह मैं करता हूँ वो प्रोग्राम, तो मुझे बताया जाता है कि गुड मॉर्निंग इंडिया एक प्रोग्राम है, सारेगामा है, देन एक गुड मॉर्निंग है। सारेगामा में मोटिवेशनल चीज़ें आपको करनी है, तो मोटिवेशनल चीज़ों में आपको क्या चीज़ ले रहे हैं, आप कोई प्रेरित कहानी ले रहे हैं तो किस तरह की कहानी है वो, कोई कोटेशन ले रहे हैं तो वो क्या है, वो सारी एक शो करनी पड़ती है। पहले मैं वहाँ उन्हें दिखाऊंगा कि सर ये चीज़ें मैं ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग इंडिया में आज उसमें हिस्ट्री बताई जाती है कि आज के दिन के इतिहास क्या है, आज के दिन क्या कुछ नया हुआ था, कुछ साहित्यकार का अगर जन्मदिन है तो उनके बारे में मैं कुछ चीज़ ले रहा हूँ, या उनकी पुण्यतिथि है तो उनके बारे में चीज़ें ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें दिखाकर वहाँ पर खुद करनी होती है। मैंने इस शब्द पर जोर दिया कि खुद करनी होती है। वही चीज़ आप प्राइवेट चैनल में भी करते हैं। प्राइवेट चैनल में एज ए आरजे खुद सिर्फ आवाज़ देते हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट राइटर्स भी हैं, उन्हें पूरा प्रोग्राम लिख कर दिया जाता है। आप अपने इनपुट्स उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। लेकिन जब आप ऑल इंडिया रेडियो में होते हैं या किसी गवर्नमेंट चैनल में होते हैं तो यहाँ आपको खुद सारी चीज़ें करनी होती हैं। आप स्क्रिप्टिंग भी खुद कर रहे हैं, आप टेक्निकल उस वक्त जो 1 घंटे का आपको स्लॉट मिला है उस घंटे में जो भी टेक्निकल अगर कुछ आता है तो वो आपको ही देखना है, क्योंकि आपके पास 3 सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, फिर आपको डेक प्लेयर होता है, कैसेट प्लेयर होता है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगर कहीं कोई जर्क आता है तो प्रॉब्लम आप ही को सॉर्ट करनी है, जबकि प्राइवेट चैनल्स में आपके पास बहुत सपोर्ट है, हर तरह की सपोर्ट है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि अगर आपने ऑल इंडिया रेडियो में काम कर दिया तो मैं मानता हूँ कि प्राइवेट चैनल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ आराम से काम कर लीजिए। यहाँ जिसने काम कर दिया ऑल इंडिया रेडियो, और मैं मानता हूँ कि जितने भी प्राइवेट चैनल्स में आरजेस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रेडियो से ही वो निकल कर वहाँ पहुँचे। तो ये एक स्टेशन है जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप बोलने का तरीका सीख सकते हैं। प्राइवेट चैनल्स में थोड़ी सी आपको बहुत वो छूट मिलती है कि आप खुलकर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाध्यताएं हैं जिसके तहत हमें काम करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा खुर्शीद, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया था पॉडकास्टिंग जी। अब आप पॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं जो कि बहुत एक नया एक फील्ड है, नई फील्ड है, और खासतौर पे इन दिनों पिछले कुछ सालों से और कोरोना के टाइम से पॉडकास्टिंग ग्लोबली बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है जी। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मेरे बच्चों को आप ये मतलब थोड़ा सा आप बताएं कि पॉडकास्टिंग सामान्य ब्रॉडकास्टिंग से किस तरह से अलग है। देखिए, पॉडकास्ट का मतलब ये है कि वो खबर जो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आपके सामने कोई खबर आती है तो वो रिटन में आपके सामने है और आप उसे सुन भी सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। ये आपने सही कहा मैडम कि कोरोना काल में ज़्यादा बढ़ गया, और मैं बताऊंगा आपको कि जब ये लॉकडाउन लगा था तभी मुझे एक ऑफर मिला था नवभारत टाइम्स से कि आप तो पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं तो बताएं। और क्योंकि वो घर से ही करना था तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास घर पे कुछ सेटअप है, माइक वगैरह है, तो आप घर से रिकॉर्ड करके हमें भेजते रहें और हम आपको प्रोग्राम्स वहाँ पे डालते रहेंगे। और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर में सेटअप है, सारा चीज़ें हैं, तो मैं यहीं से, मैं आज तक वहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो वहाँ कभी जाना हुआ नहीं, आज तक मैं वहाँ किसी लोगों से मिला नहीं हूँ, किसी से भी। मैं सिर्फ अपनी ऑडियो दे रहा हूँ वहाँ पर। वो मुझे एक पूरी एक स्टोरी देते हैं और स्टोरी देने के बाद वो एक रिकॉर्ड करके
मैं उन्हें वहाँ फाइल भेजता हूँ। देन फिर वो अपने उस पर पॉडकास्ट चैनल पर, जो कि नवभारत गोल्ड के नाम से है, उसमें स्टोरी प्लस ऑडियो दोनों चीज मर्ज करके वहां पर वो लगाते हैं। पॉडकास्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके सामने रिटर्न में भी है और आप उसे सुन भी रहे हैं। पॉडकास्ट आप कभी भी सुन सकते हैं, जबकि जब रेडियो चैनल्स हैं, एफएम चैनल्स हैं, उसमें क्या होता है कि लाइव चलती है चीजें, जो एक बार निकल गया फिर वो वापस नहीं आता है। लेकिन पॉडकास्टिंग में आप दोबारा चीजें सुन सकते हैं। आपको कोई खबर पढ़नी है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, वो आपके सामने रिटर्न में भी है और आप उसे सुन भी पा रहे हैं। आजकल क्योंकि हम बहुत लेजी हो गए हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आपके सामने खबर है, स्टोरी है, कहानी है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। कहानियां भी आजकल, किताबें जो हैं वो सामने हैं आपके, आप उसमें शब्द देख भी रहे हैं लेकिन खुद उसे सुन भी रहे हैं। ये ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। आज आप खुद अपना एक पॉडकास्ट चैनल बना सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल गए हैं आजकल। एंड्रॉयड फोन में तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे कुछ एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप अपने पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स बनने शुरू हुए थे और वो वीडियो पॉडकास्टिंग कहें उन्हें, कि उसमें वीडियो भी था और ऑडियो भी आता है, अब वही चीज़ पॉडकास्ट के रूप में आ रही है। जैसे यूट्यूब सबके पास है, कुछ ही समय बाद अब ये पॉडकास्टिंग सबके पास होगी, सब इस पे चैनल्स बनाएंगे। लेकिन अगर आप आज चैनल बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो चैनल बहुत ग्रो कर सकता है। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे वीडियोस ऑडियोज बनाना शुरू कर दीजिए। पॉडकास्टिंग एक नई चीज़ है, हालांकि ये विदेशों में बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इंडिया की ये नई चीज़ है और लोग अब इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में आज तक ने भी अपना पॉडकास्ट शुरू किया है, आज तक चैनल ने, वो भी पॉडकास्टिंग में कर रहा है। नवभारत टाइम्स ऑलरेडी कर ही रहा है। तो धीरे धीरे चीजें अब पॉडकास्ट के थ्रू चीजें आप तक पहुंच रही हैं, जिसमें आपके सामने रिटन में है, देन आप उसे सुन भी रहे हैं। जैसे ऑडियो बुक्स होती हैं, आपके सामने है और आप उसे सुन रहे हैं, तो वही तरह, उसी तरह का ये चीजें हैं पॉडकास्ट। जी बहुत अच्छे खुशी जी। और मुझे लगता है कि इसमें आप भी विद्यार्थियों के लिए थोड़ी पायनियर भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरह की कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप डिजाइन करते हैं, जो मतलब 5-5 क्लासेस के, 4 या 5 क्लासेस के 4-5 घंटे के होंगे, तो जो स्टूडेंट है कुछ नॉमिनल फीस दे करके उसमें वो एंटर करे ताकि उसे एक सर्टिफिकेट भी मिले। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास एक विजन है, आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, आपके पास वो नॉलेज है, तो जो हमारे जो विद्यार्थी ही क्यों, कुछ एज का व्यक्ति, मैं बताऊं इसमें हमारे साथ में एजेंसी फ्रांस जैसे के फोटो जर्नलिस्ट भी है, एएफसी के प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे लगातार कार्य कर रहे हैं। तो प्रकाश जो है वो डॉक्यूमेंट्री के इस तरह के फिल्म, कॉफी टेबल बुक्स उनके बड़े पॉपुलर होते हैं, ग्लोबली काफी एक्लेम्ड फोटोग्राफर हैं। तो जाहिर सी बात है कि पॉडकास्टिंग इनके लिए भी बड़े इम्पोर्टेंट हो सकती है एक अलग रूप में। तो मुझे लगता है कि जो आप लोग जैसे जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज लोग हैं, कि आजकल तो ऑनलाइन ये कोर्सेज वर्कशॉप जो है, कोर्सेज में नाम भी कहूँ, वर्कशॉप जो है वो चल रही है। बिल्कुल चल रही है मैम, ऑलरेडी हम चला भी रहे हैं अपने कॉलेज में, हम चला भी रहे हैं। अच्छा, तो कॉलेज में तो जैसे आपके जो स्टूडेंट्स होंगे जी, वर्कशॉप टाइप है। असल में 12 दिन का एक वर्कशॉप है जिसमें हम उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 12 डेज का सर्टिफिकेट है। तो इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं हम चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, इसमें मैं और आगे आपसे डिटेल में बात करूंगी मैं। बच्चों, आपको कोई प्रश्न है तो बताएं। हालांकि जब इन्होंने खुशी ने शिक्षा की बात की तो मैं खुशी जी को बताना चाहूंगी कि कल का हमारा जो एपिसोड था वो शिक्षा गोई पर ही था। अच्छा। मुंबई से हमारे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो है वो जुड़े थे और शिक्षा गोई नरेशन पर ही बात हो रही थी। असल में मेरे पास लिंक तो आते थे रवि के, असल में क्योंकि रोजे चल रहे थे, शाम के टाइम रोजे का टाइम होता था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। नहीं जरूर। हाँ, प्लीज बच्चे पूछो, मैं थोड़ा सा अपडेट से आती रही। बच्चे पूछें आप। जी, यहाँ दीपक हैं, तुषार हैं, वंदना,
हाँ, तुषार जो है वो गेट से हैं। जी। और हाँ, इस समय गाजियाबाद में है। हाँ हाँ, आप तुषार पूछें। सर मेरा यही प्रश्न था, जैसे रेडियो जॉकी और पॉडकास्ट में क्या लगता है, मतलब फ्यूचर में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा अगर कोई सुनना चाहे स्टूडेंट को? रेडियो जॉकी एक अलग चीज है और पॉडकास्टिंग एक अलग चीज है। बट आप मतलब क्या सोचते हैं, अगर एक पैशनेट बंदा जो रेडियो जॉकी बनना चाहता है, अगर उसको पॉडकास्टिंग में ऑफर मिलता है तो क्या वो वहां पे सक्सेस अचीव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए पॉडकास्टिंग में आप घर रह के चीजें सारी कर सकते हैं। आप घर से काम कर रहे हैं और सिर्फ पॉडकास्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर सकते, आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। आप मंथली एज ए आरजे आप एक ही स्टेशन पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्टेशन है, अगर आपको वहां मान लीजिए कम से कम आपको 30,000 रुपए मिलते हैं, तो घर पर रहकर आप उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहे हैं पॉडकास्टिंग। मैं आपको बताऊं कि नवभारत गोल्ड तो एक बड़ा चैनल है, मैं इसके अलावा छोटी छोटी जो चीजें हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी कर लेता हूँ। तो आप एज ए अर्निंग के हिसाब से अगर देखें तो पॉडकास्टिंग बेहतर है, और एज ए नेम एंड फेम आप देखना चाहते हैं तो एज ए आरजे आप चीजें कीजिए। वो हालांकि आप दोनों भी एक साथ चीजें कर सकते हैं। अच्छा, आप एज ए आरजे भी काम कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग तो आपका ऐसा है कि आप पार्ट टाइम में कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें आप एक साथ कर पाएंगे। सर, जब आपने आरजे को अपने करियर ऑप्शन के रूप में चुना था, तो उस समय आपके पैसे का क्या रुझान था इस ओर? मैडम समझ गई, मुझे लगता है। देखिए हम लोग बहुत जूझना पड़ता है इस तरह से। मैं आपको बताऊं कि जिस फैमिली से मैं हूँ, मुस्लिम फैमिली में क्या होता है कि वहाँ टीवी देखना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, रेडियो सुनना अच्छा नहीं माना जाता। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटा था, 8वीं 10वीं क्लास में था, रेडियो सुनना मुझे वाकई शुरू से पसंद था। तो मैं छुपकर चीजें किया करता था। पहले बहुत छोटे छोटे रेडियो आया करते थे, उसे लिया और छुपा कर कहीं सुन रहा हूँ आराम से। तो घर वालों को पता भी नहीं है चीजें, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। तो घर वालों का तो मानना ये था कि मैं शुरू से ही, उनका कहना था कि मैं सीधा टीचिंग करूँ और मैं पीएचडी करूँ और प्रोफेसर बन जाऊँ। लेकिन मैं बताऊँ कि शुरू में मेरा ये एम नहीं था कि मैं टीचिंग करूँ और पढ़ाऊँ, पीएचडी करूँ। और लेकिन मेरा शुरू से ये मन था कि मैं रेडियो में जाऊँ, वॉइस ओवर करूँ और कोई डबिंग आर्टिस्ट, बहुत अच्छा डबिंग आर्टिस्ट बनूँ। मैंने उनकी चीजें भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करो, तो मैं पढ़ता रहा, आगे चीजें करता रहा। लेकिन रेडियो की तरफ जो रुझान था वो मैं चुपके चुपके करता रहा। तो वो मैं उन्हें बताया नहीं कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी और आगे देखता हूँ क्या करना है। जर्नलिज्म करने को कहा कि मैनेजमेंट करता हूँ ऐसे। वहाँ कोई टीवी वगैरह में एडमिशन किया। 2005 में S1 न्यूज चैनल हुआ करता था, वहाँ बहुत दिन मैंने काम किया वहाँ पर। तो न्यूज चैनल्स में, अलग अलग चैनल्स में काम किया मैंने। न्यूज पेपर्स में, जनसत्ता में भी काम किया है वहाँ पर कुछ दिन पहले, मतलब उस टाइम पर। तो चीज़ें तो बीच बीच में बहुत सारी की, लेकिन रेडियो जो था मन के अंदर कि भाई वो करना ही है, तो वो साथ साथ चलता रहा। घर वालों ने अपने जब पता लगा कि इसका ऑल इंडिया रेडियो में हो गया है एज ए अनाउंसर, तो तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसे भी करते रहो, लेकिन जो तुम्हें और करना है वो भी पढ़ते रहो आगे। तो मिला जुला रुझान रहा फिर उनका बाद में कि ठीक है, जो तुम्हें करना है कीजिए। जी रवि सर, इसमें अगर जैसे पॉडकास्टिंग के बारे में बताया, तो कौन से पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं सर जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अर्निंग पोटेंशियल क्या होते हैं इसमें?
लेकिन मैं बताऊँ अभी सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म चल रहा है एंकर है। एंकर प्लेटफॉर्म आप कहीं से भी डाउनलोड कर लें, आप एंड्रॉयड फोन में। उससे क्या होगा कि वो अलग अलग चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है आपकी ऑडियो। आप एंकर पर एक चैनल बना लें अपने नाम से, तो वो स्पॉटिफाई पे भी सुना जाएगा, वो किसी और प्लेटफॉर्म पर भी सुना जाएगा। जैसे जैसे लोग आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ जाती है तो उसी में मोनेटाइज का ऑप्शन आने लगता है, मोनेटाइज करने का ऑप्शन आता है। जब वो मोनेटाइज हो जाता है तो चीजें आपको मिलने लगती है, अर्निंग होने लगती है आपकी। जिस तरह से आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं ना कि आपके जब फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं तो आपको वहाँ चैनल में सेटिंग्स में मोनेटाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो वही सेम चीज पॉडकास्टिंग में भी। तो सर जैसे इसमें आप कंटेंट कैसे चूज करते हैं कि जैसे रेगुलरली आप नए कंटेंट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं इसमें? देखिए जैसे कि आप मान लीजिए यूट्यूब चैनल है, आप न्यूज़ देखते होंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ न्यूज़ प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से आप पॉडकास्ट पे भी कोई भी मोटिवेशनल कोट्स ही बताने लगे, आप मोटिवेशनल स्टोरीज बताने लगे, उसी तरह का आपको क्योंकि एक जॉनर सेट करना पड़ता है कि आपका चैनल किस तरह का है। आपका न्यूज़ चैनल है, इंफॉर्मेशन देनी है, या कोई टैक्स बताने हैं, या कुछ हैक्स बताने हैं, या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, या कोई एजुकेशनल आपको कुछ क्लासेस को लेकर कुछ लेक्चर्स वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जिस तरह का करना चाहते हैं उसी तरह का कंटेंट ले आएँ। मोटिवेशनल, आजकल मोटिवेशनल बहुत चल रहा है पॉडकास्टिंग में, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो आपको लगता है कि मेरे पास ये कंटेंट है, उसी कंटेंट को आगे बढ़ते हुए आप अपना चैनल चला सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कंटेंट की। आप देखेंगे कि यूट्यूब पर भी और अदर चैनल्स पर भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपने भी बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब भी कर देते होंगे, लेकिन उन सब्सक्राइब चैनल्स में आप कितने चैनल देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप 4-5 के अलावा ज़्यादा देखते होंगे जो आपको पसंद होंगे। आपने 250, 300, 500 चैनल सब्सक्राइब जरूर कर रखे हैं, लेकिन आप देखते वही चैनल हैं जो आपको पसंद है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है। तो बात वही आ जाती है कि आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो आपको सुना जाएगा। जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उसमें से 5-6 चैनल होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं और आप उन्हीं को देखते हैं, ठीक है ना। बस वही चीज़ है, कंटेंट पर अगर हम ध्यान देते हैं तो चैनल अपने आप ग्रो कर जाता है। थैंक यू सो मच। चलिए और किसी का प्रश्न? हाँ, तो बस एक आपने प्रश्न खुर्शीद से कि खुर्शीद जब ये एक आरजे के रूप में जब काम खत्म करके घर पे जाते हैं तो वहाँ उनका वॉइस जो है वो आरजे वाला ही मानना रहता है कि कोई चेंज आता है? देखिए मैं अपनी बात बताऊं मैम, तो जैसे ही मेरा शो खत्म होता है, मैं असल में रात को शो करता हूँ रंगी महफिल, मैं उस टोन में बात कर रहा हूँ, गजलों की बात कर रहा हूँ, गजलों चलाने की बात कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा शो खत्म होता है मेरे मोबाइल पे मेरी वाइफ का मैसेज आता है कि ब्रेड ले आना। तो समझ नहीं बात को, ब्रेड देते हुए आना, तो मैं वहां की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि वो शो खत्म होते ही मैं फिर कुछ नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि मैं घर पे भी उस तरह से बात करता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी फोन पर जब लोगों से बात होती है तो वो जरूर मुझसे कहते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेडियो पे बात कर रहा हूँ या किसी आदमी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कभी कभी टोन हो जाती है आपकी इस तरह की कि लगने लगता है कि हाँ आप उस तरह से ही बात कर रहे हैं जैसे रेडियो पर करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे घर पर है उसी तरह से चीजें आप करते, बस क्योंकि क्या है कि हमें रेडियो पे थोड़ा संभल कर शब्दों का उच्चारण अच्छा करके बोलना होता है, जबकि घर पर हम आप कैसी भी कुछ प्रादेशिक शब्द जो है या रीजनल शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब हम रेडियो पर होते हैं, जैसे मैंने कहा कि रंगी महफिल में प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है जो वहाँ जरूरी है। यानी रंगी महफिल एक उर्दू का प्रोग्राम है, गजलों का प्रोग्राम है, संजीदगी बड़ा प्रोग्राम है, तो उसमें मुझे शब्दों का खास ध्यान देना होता है कि मुझे उर्दू के शब्द ज्यादा इस्तेमाल करने हैं।
या मैं एक सुबह का प्रोग्राम भी करता हूँ जो भक्ति संगीत का प्रोग्राम होता है, बहुत दिन किया मैंने। तो उसमें मुझे शब्दों का ध्यान रखना है कि मैं वहाँ उर्दू के शब्द ना बोलकर हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करूँ। तो प्रोग्राम वाइज भी मुझे अपने शब्दों का चयन करना पड़ता है कि गजल का प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उर्दू को ज्यादा इस्तेमाल करूँ, या सुबह डिवोशनल म्यूजिक प्रोग्राम करता हूँ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़े उन शब्दों का प्रयोग करना है। प्रोग्राम वाइज मैं अपने शब्दों को ढालता हूँ। और जैसे कहा आपने कि जब घर पर होता हूँ तो क्या, तो घर पर मैं फिर सारे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो वो चीजें ध्यान रखी जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारा जो लहजा है वो इतना एक बहुत अनौपचारिकता के साथ औपचारिकता जुड़ी हुई है। तो मुझे और वो व्यक्तित्व के साथ इतना लहजा इतना जुड़ता है कि मुझे लगता नहीं है कि मतलब कोई अर्थ हटता है। जैसे एक न्यूज रीडर जो होगा वो बड़ा फॉर्मल हो जाता है, तो जब सामान्य से बात करेगा तो वो फॉर्मल अर्थ में आ जाता है, गंभीरता लिए होगा। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। मुझे ये बड़ा आनंद आया आज सुन करके। और सबसे हेलो सर। जी, आवाज मुझे मैडम की शायद नहीं आ रही है अभी। हेलो सर। सर मैडम की शायद आवाज। जी जी वंदना। आप सबसे कोरोना के समय रेडियो की क्या जी उस नए होराइजन के बारे में बात की। और हाँ बताएं वंदना। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि रेडियो में जिस तरीके से वर्क होता है जी और टीवी पे जिस तरीके से वर्क होता है जर्नलिज्म, इन दोनों में क्या अंतर होता है? टीवी पर आपको मेकअप लगा के बैठना होता है, वहाँ आप क्योंकि दिख रहे हैं, आपको पूरे एक्सप्रेशन देने होते हैं, सारी चीजें होती हैं, आपको वहाँ आवाज भी देनी है, आवाज भी आपकी जा रही है, वहाँ आपके विजुअल्स भी जा रहे हैं, आपको एक्सप्रेशंस भी जा रहे हैं, तो वहाँ ज्यादा आपको ध्यान रखना है। जबकि आप जब रेडियो पर होते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहने या आपने मेकअप अच्छा कर रखा है, जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको आवाज पर काम करना है। तो ये छोटा सा फर्क है सिर्फ कि आप वहां दिख रहे हैं और वहां नहीं दिख रहे, लेकिन मेहनत दोनों में है। आप क्योंकि यहाँ वॉइस एक्टर हैं, आप आवाज के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज के जरिए वो आवाज में वो कशिश, वो चीजें पैदा करनी है जिससे लोग आपसे जुड़ सकें। आप जब टीवी पर होते हैं तो टीवी पर वो मुस्कान चेहरे पे रखनी है, वो एक्सप्रेशंस रखने हैं, और कुछ आपको हालांकि अच्छा दिखना भी जरूरी है, ठीक, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। एज ए एंकर की मैं बात कर रहा हूँ। बात अगर रिपोर्टिंग की जाए तो रिपोर्टिंग में तो आपको बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। वहाँ पर आप बाहर टीवी पर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो चीजें मैं कहूँ कि बहुत आसान नहीं है, दोनों चीजों में मेहनत की जरूरत होती है। जी सर मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जो आरजे होते हैं वो पूरा दिन कुछ ना कुछ उन्हें बोलना होता है, क्या जो लोग खामोश रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्या वो आरजे नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आरजे बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पब्लिकली बोलना पसंद नहीं है, लेकिन वो अकेले रह के बात कर सकते हैं। मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत, जब काफी लोग होते हैं तो मैं इतनी बातें नहीं करता, मैं उन्हें सुनता हूँ बहुत, लेकिन जब मैं रेडियो पर होता हूँ तो मुझे रेडियो में चुप नहीं रहना है, फिर मैं रेडियो पर बोलता हूँ। मैं इसी तरह का हूँ, तो उन्हें ये कहें कि अगर वो कम बोलते हैं और वो रेडियो जो कि बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रेडियो पर क्या है कि आपको कंटेंट खुद पहले कलेक्ट करके अपने पास रखना है, और वो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना उस तरह से जिस तरह से बोल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं उसे। पता चलना चाहिए कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। रेडियो पर पढ़ना नहीं होता, बोलना होता है। सिर्फ आपको पता ना लगे, मतलब लिसनर जो है उसे पता ना लगे कि आप पढ़ रहे हैं। जी सर, बस ये ध्यान रखना है सर। तो क्या जैसे आपको 1-2 शो करने होते हैं पूरे दिन में, आरजे जो होते हैं वो एक ही या वो होते हैं? देखिए इस दौरान तो हम 2-3 शोज कर रहे हैं क्योंकि लोग कम आ रहे हैं।
इसलिए अदरवाइज हम 1 घंटे का शो होता है ऑल इंडिया रेडियो में और 1 घंटे में करके शो निकलते हैं। अभी इस पैंडेमिक है तो अभी 3-4 शो एक साथ करने पड़ते हैं, कम लोग हैं और लोगों को चीज़ें बतानी है काफ़ी, और हमें गाइडलाइंस मिली होती है गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेशन की तरफ से भी, क्या आपको कोरोना को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस है, ये चीज़ें आपको बतानी है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी पिछले दिनों जो क्राइसिस हो गया था ऑक्सीजन का, उसमें किसको कहाँ ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ पर मिल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आगे, और हम वो रेडियो के थ्रू चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ पर आप प्लाज्मा डोनेट अगर कोई करना चाह रहा है तो वो यहाँ कर सकता है, ठीक, या किसी को कोई ज़रूरत है तो वो यहाँ कर सकता है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रेडियो के थ्रू जा रही है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। सर मैं ये बोल रही हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे जैसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो ज़्यादातर जो यूथ है वो आरजे बनना चाहता है या टीवी रिपोर्टर? देखिए ज़्यादातर ये मैं आपको सही बताऊं, जो जर्नलिज्म करना चाहता है, जो स्टूडेंट जर्नलिज्म करना चाहता है, उसका मकसद ये होता है कि वो टीवी पर एंकर बने या रेडियो जॉकी बने, मोस्टली ये उनका मकसद होता है। लेकिन टीवी एंकर बनना, आजकल टीवी एंकर सिर्फ टीवी एंकर नहीं है, उसे सारे काम करने होते हैं। वो रिपोर्टिंग भी कर रहा है, वो वीडियो एडिटिंग भी कर लेता है, वो स्क्रिप्टिंग तो करता ही है, सारी चीज़ें। आज टीवी एंकर फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। तो टीवी एंकरिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एंकर ही बनेंगे और टीवी पर ही आना है, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। तो बच्चे आजकल यही है कि वो आते तो ये सोच कर कि मुझे टीवी एंकर बनना है, जब मुझे चीज़ें पता लगती हैं कि इसमें तो ये भी करना है, वो भी करना है, फिर वो धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं या फिर वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अब ये करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब जर्नलिज्म बच्चा करने आता है तो सोचता यही है पहले कि मुझे टीवी पे देखना है, एंकर बनना है। लेकिन चीज़ें बहुत हैं, सिर्फ एंकर ही नहीं है। जब मीडिया फील्ड में आएंगे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, डबिंग है, टीवी है, रेडियो है, और कैमरा है, कैमरा हैंडलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को पहले साल में एक्सप्लोर कराया जाता है चीज़ों को कि ये चीज़ें हैं, अब आप इसमें इंटरेस्ट अपना पैदा कीजिए, देन फिर आप उसे लेकर आगे बढ़िए। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैसेज में क्या है, मुझे बात नहीं करते। ये आरजे हैं सर, रजनी। कौन आरजे हैं? सर वो मेरा तो मैं शॉर्ट में आरजे कर दिया। रजनी कैसा? हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है, हमारे गांव में ऐसा होता था कि जैसे यूपी बिहार में क्या होता है, जो भी पैदा होता है तो उसको तो कलेक्टर बनना होता है, तो आगे पता नहीं जैसे क्लियर होए ना होए तो माँ बाप बच्चे का नाम ही कलेक्टर रख देते हैं। कलेक्टर अब ये पता नहीं आगे बन पाए कि नाम आगे रवि सब आप करें। जी सर, आपने एक लेकर पॉडकास्ट को लेकर जो हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम आपके यहाँ होने से बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ यूं आगे भी बने रहें। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम ये रोज काम करते हैं कि तमाम भयावह स्थितियों के बीच में कुछ सुकून, कुछ पॉजिटिविटी को लेकर के, कुछ मुस्कानों को लेकर के हम समाप्ति की ओर जाएं। हाँ, तो ये जो कुछ कह रहे हैं खुशी? हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ आपको जी। अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है इसी उद्देश्य में तो अच्छा, अब
अब एक्चुअली यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं जहाँ पर हूँ जी। तो है, हाँ, तो बस ये है कि आपका आभार की कुछ मुस्कानें आपने हमें दी, और ये मुस्कान आपके साथ कार्यक्रम समाप्त करना और दिन को समाप्ति की ओर जाना ही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत आभार, और हम चाहेंगे कि हमें भविष्य में थोड़ा सा और इस एक्सपर्टीज पर थोड़ा सा काम करें, और पॉडकास्टिंग पर हम कुछ वर्कशॉप अगर कुछ कर पाए तो हम उस पर श्योर मैम, बिल्कुल 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 मैम, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था कि आपसे भी मुलाकात होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ओके।